हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें काफी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चन को आज हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमारे पास आया था फर्टिलाइजर्स और मेन्योर में हमें डिफरेंस बताना था, क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो क्या हम फर्टिलाइजर्स को हम क्या कहते हैं, हमने कहा उर्वरक, और मेन्योर को हम कहते हैं खाद। अब हमें बताना है कि दोनों में क्या अंतर था। तो हमने क्या कहा, हमने कहा सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, इनका निर्माण कहाँ पे हो रहा है। हमने कहा जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका जो फॉर्मेशन है वो फैक्ट्रीज में होता है, जहाँ अगर हम मेन्योर की बात करें तो इनका जो निर्माण है वो कहाँ पे होगा, खेतों में होगा, या वहाँ पे जहाँ पे कि जैविक कचरा इकट्ठा होगा, यानी कि कहीं पर भी जो मेन्योर है उसका निर्माण हो सकता है। सेकेंड बात हमने की कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके निर्माण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, क्या नीड होती है यहाँ पे फर्टिलाइजर्स के फॉर्मेशन के लिए। हमने कहा केमिकल्स के थ्रू फर्टिलाइजर्स का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे मेन्योर की, तो मेन्योर के फॉर्मेशन के लिए केमिकल्स की जरूरत नहीं होती है। हमने कहा जैविक कचरा होगा और जैविक कचरे के द्वारा ही मेन्योर का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो जैविक कचरे में क्या क्या आता है, आपको बताया गया था कि जैविक कचरे में कोई भी जो लिविंग है उस के द्वारा जो होने वाला कचरा है, जैसे कि हमने कहा पेड़ है, पेड़ की पत्तियां या सूखे पेड़ की लकड़ी है, या फिर हमने कहा फल सब्जियों के छिलके हैं, ये सारे ही क्या है, जैविक कचरे में आते हैं। या फिर जो कोई भी एनिमल है उसकी जो डेड बॉडी है वो भी क्या होगा, जैविक कचरे में शामिल होगा। अब इस जैविक कचरे का क्या होता है, अपघटन होता है। ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको ये ध्यान रखना है। क्या बात की, हमने कहा कि जो मेन्योर है इसका जो निर्माण होगा वो जैविक कचरे से होगा। कैसे होगा, जैविक कचरे का क्या होगा, यहाँ पे अपघटन होगा। और अपघटन किसके द्वारा होगा, अपघटकों के द्वारा यहाँ पे अपघटन होगा। अपघटन से क्या मतलब है, निम्नीकरण होगा, यानी कि ये जो कचरा है, पहले क्या होगा, जो फल सब्जियों के छिलके होते हैं वो हमें ठीक अवस्था में दिखाई देते हैं। धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, ये जो छिलके हैं वो सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, अपघटन कह रहे हैं। और अपघटन किनके द्वारा होता है, अपघटकों के द्वारा होता है। क्या हमने बात की, हमने कहा यहाँ पे क्या होंगे, कुछ अपघटक होंगे, और अपघटक क्या करेंगे, अपघटन करेंगे। अब अपघटक कौन कौन से होंगे, हमने कहा डिकम्पोजिशन हो रहा है, अपघटन को हम क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन कहेंगे। और डिकम्पोजिशन कौन कर रहे हैं, डिकम्पोजर कर रहे हैं। तो डिकम्पोजर कौन हुए, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स हो गए हैं, कृमि हो गए हैं, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, खाद का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास हमें दो जो डिफरेंस है वो मिल गए हैं। तीसरा हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने कहा जो फर्टिलाइजर्स हैं उनका जो फॉर्मेशन है वो केमिकल से फैक्ट्री में हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियली इनका फॉर्मेशन हो रहा है, कृत्रिम रूप से हम क्या करें, इनका निर्माण कर रहे हैं। वही हम मेन्योर की बात करें तो हमने कहा कि जो मेन्योर का फॉर्मेशन है वो फील्ड में हो रहा है, आर्टिफिशियली नहीं हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, प्राकृतिक रूप से हो रहा है, प्राकृतिक चीजों से हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो हमें मिल गया है। फिर हमने क्या कहा, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें ह्यूमस नहीं होता है। ये क्या है, जो मिट्टी है, सॉइल है, उसे ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कराता है, जबकि जो मेन्योर है वो सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड कराएगा। और ह्यूमस से हमने बहुत सारे बेनिफिट्स देखे थे। क्या क्या हमने कहा था, हमने कहा था जो ह्यूमस है वो जो सॉइल है, सॉइल की जो प्रॉपर्टी है उसे मेंटेन करता है। कैसी प्रॉपर्टी, हमने कहा कि अलग अलग प्रकार देखे हमने सॉइल के, हमने कहा सैंडी सॉइल होती है, लोमी सॉइल होती है, अलग अलग प्रकार के हमने सॉइल के बारे में पढ़ा। और किसी में हमने देखा कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है किसी सॉइल की बहुत ज्यादा है, जिससे वहां पे प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहा है, और किसी सैंड की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम है, जिससे भी वहां पे प्लांट ग्रो नहीं हो पा रहा है। अब ह्यूमस वहां पे ऐड होता है तो क्या होगा, जिस सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी उसे इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। और जिस सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम है या ज्यादा है, तो ज्यादा वाली को कम कर देगा। कैसे कम करेगा, क्योंकि हमने जैसे चिकनी मिट्टी की बात की, हमने कहा चिकनी मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं।
अब बीच में ह्यूमस अगर वहाँ पे ऐड हो जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, उन पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है वो ज़्यादा बन जाएगी और जिससे कि वहाँ पे जो पानी है वो आसानी से वहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस प्रकार से ह्यूमस क्या कर रहा है, जो सॉइल है सॉइल के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर रहा है। नेक्स्ट हमने क्या बात की है, हमने कहा अगर न्यूट्रिएंट की बात की जाए तो जो फर्टिलाइजर्स हैं उनमें न्यूट्रिएंट का अमाउंट ज़्यादा है, ज़्यादा पोषक तत्व पाए जा रहे हैं फर्टिलाइजर्स में, इसीलिए फर्टिलाइजर्स को हम कम अमाउंट में यूज करते हैं। अगर हम बात करें वही मैन्योर की, हमने कहा यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है वो फर्टिलाइजर्स के कंपैरिजन में न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट यहाँ पे कम है। अब अगर अमाउंट कम है तो इसीलिए हम मैन्योर को ज़्यादा यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैन्योर के रूप में हम मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, जो गोबर होता है उसे हम यूज़ करते हैं। तो गोबर ऐसा नहीं है कि हमें कुछ फिक्स अमाउंट में यूज़ करना है, हम जितना चाहे वहाँ पे गोबर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा कि माना कि फर्टिलाइजर्स में जो न्यूट्रिएंट है उनका अमाउंट ज़्यादा होता है, लेकिन ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से क्या होगा, यहाँ पे जो सॉइल है, जो सॉइल की जो कैरेक्टर है वो इफेक्ट वहाँ पे होंगे, यानी कि जो सॉइल है उसे उसमें हम नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे, हमने क्या कहा था, हमने कहा था किसी भी सॉइल में जो अपघटक होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या करेंगे, जो उपजाऊ क्षमता है सॉइल की उसे इंक्रीज करेंगे। अब क्या हुआ, जब हमने फर्टिलाइजर्स को यूज किया और बहुत लार्ज अमाउंट में यूज किया तो उससे क्या हुआ, फर्टिलाइजर्स किससे बने हुए हैं, केमिकल से बने हुए हैं। अब इन केमिकल के द्वारा क्या हुआ, ये जो अपघटक हैं इन्हें नुकसान पहुंचा। क्या हुआ, इनकी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे रुक गई या फिर इनकी डेथ होनी शुरू हो गई। इससे क्या हुआ, जो सॉइल प्रोफाइल है वो इफेक्ट हो गया, यानी कि जो मृदा है उसमें नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसीलिए कहा जाता है कि फर्टिलाइजर्स को हमें लिमिटेड वे में यूज करना है। वही अगर मेन्योर की बात करें तो मेन्योर में ऐसा नहीं है कि हमने उसे ज्यादा यूज किया तो वो क्या कर रहा है, मृदा को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों में ज्यादा बेनिफिशियल यहाँ पे क्या है, मेन्योर है। भले ही मेन्योर में कम न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं फर्टिलाइजर्स की तुलना में, लेकिन हम ऐसी चीज को यूज करेंगे कि जिसका कोई नकारात्मक प्रभाव ना हो, तो इसीलिए मैन्योर यहाँ पे ज्यादा बेनिफिशियल है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा, जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आया है उसमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज इरिगेशन। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि इरिगेशन क्या है, यानी कि सिंचाई क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। अब हमें बताना है कि सिंचाई क्या होती है और सिंचाई के वो दो माध्यम हमें बताने हैं कि जिससे सिंचाई भी हो गई और जो पानी है उसकी बचत भी हो गई। बहुत सिंपल है, इरिगेशन यानी सिंचाई हम क्या कहते हैं, हमने कहा कि निश्चित समय अंतराल में हम क्या करते हैं, पौधों को पानी देते रहते हैं, फसल को टाइम टू टाइम पानी देते रहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। हम सभी सिंचाई करते हैं, आपने सिंचाई की होगी, आप करते आ रहे होंगे। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है सिंचाई की। अब आपके पास एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सिंचाई की क्या आवश्यकता होती है, तो आप जानते हैं कि पौधों को अपने भोजन बनाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, ये आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने यहाँ पे देखा कि सिंचाई के हमें अलग अलग कुछ मेथड बताने हैं जिससे कि हमें पता चले कि यहाँ पे पानी की बचत हो रही है। दो मेथड के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी, तो कौन कौन से मेथड है सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन हमने कहा, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अ रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। क्या बताया जा रहा है कि फसलों को नियमित अंतराल पर पानी की आपूर्ति सिंचाई कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर आर एज फॉलोज, यानी कि सिंचाई के तरीके जो पानी का संरक्षण करते हैं वे इस प्रकार हैं। कौन कौन से वो तरीके, सबसे पहला तरीका होगा ड्रिप इरिगेशन। पहला जो हमारे पास पार्ट आया वो है ड्रिप इरिगेशन, यानी कि टपक सिंचाई। अब टपक सिंचाई में क्या होगा, यहाँ पे बूंदों से सिंचाई की जा रही होगी। किस प्रकार से की जाती है, तो आपने क्या देखा है, द वाटर गोज ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली इनटू द रूट्स। दिस मेथड वेरी यूजफुल एज इट कंजर्व द वाटर एंड ऑल्सो हेल्प्स इन अवॉइडिंग वीड्स। क्या कह रहा है कि यहाँ पानी की बूंद बूंद करके सीधे जड़ों में जाता है, यह विधि बहुत उपयोगी है क्योंकि
यह पानी का संरक्षण करती हैं और खरपतवारों से बचाने में भी मदद करती हैं। अब जैसे कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है ड्रिप इरिगेशन या फिर टपक सिंचाई, यानी कि बूंद बूंद से यहाँ पे सिंचाई की जा रही होगी। जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो हमने यहाँ पे इमेज भी देखी थी। हमने क्या देखा था कि पूरे जो खेत है वहाँ पे पाइपलाइन बिछाई गई है और जहाँ जहाँ पे प्लांट है, जहाँ पे पौधा है, वहाँ पे क्या है उस पाइप से पानी आने की जगह बनाई गई है और एग्जैक्टली जहाँ पे प्लांट की रूट होगी वहीं पे क्या होगा, सिंचाई होगा, वहीं पे ड्रॉप वाइज पानी वहाँ पे दिया जाएगा। इससे क्या हुआ, बेनिफिट क्या हुआ, एक तो सीधे जो पानी है वो प्लांट की जड़ों में चला गया है। दूसरा क्या हुआ कि जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे हमने पानी नहीं डाला क्योंकि वहाँ पे पानी का कोई यूज नहीं था। तीसरा हमने क्या किया कि जो वीड्स था, जो अननेसेसरी जो प्लांट्स थे, उन्हें हमने पानी नहीं दिया है। जब हमने उन्हें पानी नहीं दिया तो उनकी जो ग्रोथ है वो खुद ब खुद यहाँ पे रुक जाएगी। तो ये कुछ फायदे थे किसके, टपक सिंचाई के। अब जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आता है वो क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम। क्या होता है स्प्रिंकलर सिस्टम में, तो पढ़ लेते हैं। हमने कहा दिस मेथड इज एन यूज मेनली इन अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, यानी कि हम इन जगहों पर इस मेथड को यूज करेंगे जहाँ पे कि सफिशिएंट पानी नहीं होगा। यही हमने पढ़ा कि यह विधि मुख्य रूप से असमान भूमि में उपयोग में लाई जाती है जहाँ पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा the perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipelines at a regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzle. It gets sprinkled on the crops as if it is raining. यहाँ पे क्या होगा कि लंबवत पाइप शीर्ष पर घूर्णन नलिका वाले नियमित अंतराल पर मुख्य पाइपलाइन से जुड़ जाते हैं। एक पंप की मदद से दबाव से मुख्य पाइप के माध्यम से पानी को बहने दिया जाता है तो यह घूमने वाले नोजल से निकल जाता है। यह फसल पर इस तरह छिड़का जाता है जैसे बारिश हो रही हो। सिंपली आपने देखा होगा फव्वारा, आपने देखा है, ये वही चीज है कि यहाँ पे क्या हुआ, मोटर का यूज किया गया और एक मेन पाइप से जो पानी है वो फव्वारे के रूप में निकला और जब फव्वारे के रूप में निकला तो क्या हुआ, पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के रूप में वहां पे सिंचाई हो रही है। देखिए एक तो हमने क्या कैसे सिंचाई करते हैं, हमने पाइप को लगाया और हम पाइप से सिंचाई करते हैं तो जो पाइप की जो धार है वो मोटी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब फव्वारे के रूप में पानी निकला तो पानी की छोटी छोटी बूंद अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और इसीलिए ये जो सिंचाई का जो मेथड है ये इसीलिए भी अच्छा है क्योंकि पानी क्या है, समान रूप से सारे पौधों को मिल रहा है। तो हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे दो मेथड पढ़े सिंचाई के। चलिए जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है उसमें हमसे पूछा गया है, इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। यानी कि यदि खरीफ के मौसम में गेहूं बोया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमने कहा कि हम अपने अलग अलग फसल के बारे में जब हमने पढ़ा है तो हमने क्या कहा, हर एक फसल का एक निश्चित टाइम होता है। ठीक है, इसी के आधार पर हमने क्या कहा था, खरीफ की फसल और रबी की फसलों के बारे में हमने पढ़ा था। तो ऐसा क्यों होता है कि हम किसी फसल को एक पर्टिकुलर टाइम में ही बोते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए आपने देखा होगा किसी फसल को हम सर्दियों में बोते हैं और किसी को हम गर्मियों में बोते हैं और वो फिक्स टाइम होता है। ऐसे नहीं होगा कि कभी हमने गेहूं को सर्दियों में बो दिया, कभी हमने गेहूं को गर्मियों में बो दिया। उसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि किसी भी पौधे को, किसी भी फसल को निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है, निश्चित पानी की आवश्यकता होती है और निश्चित मॉइस्चर यानी कि नमी की आवश्यकता होती है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि कोई जो पौधा है उसे हम सर्दियों में बो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा गेहूं में हमने कब बोया उसे, अक्टूबर टू नवंबर में हमने उसे बोया। अब क्या हुआ, उस टाइम पे जो टेम्परेचर था वो कम था। इसका मतलब जब गेहूं को हम बो रहे हैं, जब गेहूं का क्या होगा, अंकुरण होगा वहां पे, तो गेहूं के अंकुरण के लिए जो टेम्परेचर है वो कम चाहिए था। धीरे धीरे क्या हुआ, जो गेहूं में अंकुरण हुआ, गेहूं की फसल थोड़ी सी बड़ी हुई। अब हमने क्या देखा, जैसे जैसे फसल में फली लगने का टाइम आया अब टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और जैसे हमने क्या कहा कि जब गेहूं की फसल पकने का टाइम आया तो अब टेम्परेचर और अधिक बढ़ गया। इससे हमने क्या समझा, हमने समझा कि गेहूं के फसल को बोने के लिए
हमें कम तापमान की आवश्यकता है और गेहूं की फसल को पकने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, अगर हम गेहूं को वहीं मई जून में हम बो दें तो क्या होगा, अब गेहूं को के अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए क्या था, कम टेम्परेचर की आवश्यकता थी और मई जून में जो टेम्परेचर है वो बहुत अधिक हो गया। तो जब टेम्परेचर इतना अधिक हो गया तो गेहूं के जो सीड थे वहां पे जर्मिनेशन होगा ही नहीं, जर्मिनेशन नहीं होगा, यानी कि वहां से जो गेहूं के बीज हैं उनसे पौधों का निर्माण होगा ही नहीं। इसीलिए क्या होता है, हर एक फसल का एक मौसम होता है। जीआईसी थराली, हाँ मुझे अपना नाम बताइए पहले। मैम आदित्य चंदोला। आदित्य, अच्छा मुझे ये बताइए आदित्य, आपकी जो फर्स्ट रो है उसमें से मुझे कौन बताएगा कि क्यों हम फसलों को एक निश्चित मौसम में, एक निश्चित टाइम पीरियड में उगाते हैं? कौन मुझे बताएगा, हाथ खड़े कीजिए। चलिए अब बताइए। मैम प्रत्येक फसल का एक निश्चित समय होता है और हाँ, उसे एक निश्चित निश्चित समय क्यों तापमान होता की है? जरूरत। अच्छा ठीक है, अब जो आदित्य के नेक्स्ट में जो बच्चा बैठा है उन्हें माइक दीजिए। जो नेक्स्ट में बच्चा बैठा है इधर साइड, जिन्होंने स्वेटर पहना है। यस मैम। हाँ जी, अपना नाम बताइए। मैम प्रियांशु बिष्ट। प्रियांशु, प्रियांशु आपके लिए सेम क्वेश्चन है कि क्यों हम गेहूं को एक निश्चित मौसम में बोते हैं या धान को एक निश्चित मौसम में बोते हैं, क्या रीजन है उसका? प्रियांशु, आपके नेक्स्ट में जो यस बच्चा मैम। बैठा है उन्हें माइक दीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चे मैडम। नाम बताओ। गुड मॉर्निंग, नाम नितिन बताइए। बिष्ट। नितिन, नितिन बिष्ट। नितिन आपके लिए भी सेम क्वेश्चन है तो आप आंसर दीजिए। इसका मतलब आदित्य के अलावा और किसी ने सुना ही नहीं कि आंसर क्या था। अच्छा, आपके नेक्स्ट में जो बच्चा बैठा है उन्हें दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। प्रवीण गुसाई। प्रवीण, प्रवीण आपको आंसर आता है? मैम हर फसल का एक निश्चित तापमान होता है मैम, जैसे कोई फसल जाड़ों में बोई जाती है और कोई गर्मियों में। हाँ, अब उसका रीजन आपको मुझे बताना है, ऐसा क्यों होता है? आपने आदित्य का आंसर सुना, क्या बात की हमने हमने कहा कि हर एक फसल का एक निश्चित टाइम होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर एक फसल के लिए जो पानी की मात्रा है, तापमान है, जो नमी है, उसकी एक निश्चित मात्रा उसे चाहिए होती है। किसी फसल को, देखिए पानी की आवश्यकता हर एक पौधे को है, हर एक फसल को है, लेकिन आपने देखा होगा किसी फसल के लिए हमें अधिक पानी देना पड़ता है, किसी फसल के लिए हमें कम पानी देना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम धान को उगाते हैं तो उसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे ही टेम्परेचर भी होता है, तापमान की भी किसी को अधिक आवश्यकता होती है, किसी को कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसीलिए क्या होता है, हर एक फसल का जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, निश्चित होता है। अब आप समझे तो पढ़ लेते हैं। हमारा आंसर हमारे पास क्या आया, हमने क्या पढ़ा? Wheat crop may get destroyed if sown in Kharif season because of unfavorable temperature, pests, and अडेप्टेबल कंडीशंस फॉर द प्लांट टू ग्रो, यानी कि प्रतिकूल तापमान, कीट और पौधों को बढ़ने के लिए अनुकूलीय परिस्थितियों के कारण खरीफ के मौसम में बोए जाने वाले गेहूं की फसल नष्ट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की, खरीफ comes during the rainy season, hence it is not a wise idea to grow wheat in the खरीफ season, क्योंकि खरीफ वर्षा ऋतु में आता है, इसीलिए खरीफ के मौसम में गेहूं उगाना एक बुद्धिमानी का विचार नहीं है। क्योंकि क्या होगा, खरीफ की फसल के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है और उतनी पानी की आवश्यकता गेहूं की फसल के लिए नहीं है। तो एक तो पानी अधिक हो गया है आवश्यकता से, दूसरा तापमान अधिक हो गया है आवश्यकता से, इसीलिए हम क्या करते हैं, निश्चित सीजन में निश्चित फसल को हम क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं। तो अब आपको समझ आया, तो सारे बच्चे इस आंसर को नोट कीजिए। जीजीआईसी पागलपुरमा, जीआईसी थराली, सारे बच्चे नोट कीजिए। चलिए, सबने नोट कर लिया? हाथ खड़े कीजिए जिसने नोट कर लिया। चलिए, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें हमसे पूछा गया है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस
प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन फील्ड, यानी कि किसी खेत में लगातार फसल बोने से मिट्टी किस प्रकार प्रभावित होती है, समझाइए। अब आपने सबसे पहले देखा होगा हमारे घरों में हम क्या करते हैं, जब एक फसल को बोते हैं तो कुछ टाइम के लिए फसल को बोया, हमने फसल की कटाई की, तो हमने क्या कहा, जब भी हम किसी फसल को बोते हैं या फसल की कटाई करते हैं तो कुछ टाइम के लिए हम खेतों को छोड़ देते हैं, ऐसा ही होता है, आप सबने देखा होगा। तो अगर हम क्या करें कि उस जो फसल कटने के बाद खेत को ऐसे ही ना छोड़ करके हम सीधे दूसरी फसल को बो दें, हमने क्या किया, लगातार हम फसल को बोते जा रहे हैं, तो हमें बताना है कि मिट्टी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा। कौन मुझे बताएगा कि जब हम किसी खेत में लगातार फसल को बोएंगे तो उससे क्या होगा। दुर्गा, चलिए देखिए ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। हमने क्या किया, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो पौधे होते हैं, अच्छा एक बच्चे को आंसर देना है। जीआईसी पागलपुर में माइक ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। आरती। आरती, ठीक है आरती, मुझे आंसर बताइए। मिट्टी फसल को पोषक तत्व प्रदान। आपको पढ़ना नहीं है आरती, आपको मुझे अपना आंसर बताना है। स्क्रीन पे ऑलरेडी आंसर है मुझे पता है, पर आपको अपने वर्ड्स में मुझे बताना है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से क्या कंज्यूम करते हैं, क्या नीड्स होती है सॉइल की, जो क्या नीड्स होती है प्लांट्स की, जो सॉइल वहाँ पे फुलफिल करती है। हमने क्या जाना, हमने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, वो मिट्टी से क्या क्या चीजें लेते हैं। एक तो होता है जल यानी कि वाटर, और दूसरा होता है खनिज लवण यानी कि मिनरल्स। ठीक है, अब क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और कितना भी यूज करो वो खत्म नहीं होंगे, ऐसा तो नहीं है। तो क्या होगा, अगर हम लगातार किसी फसल को बोते रहे तो धीरे धीरे करके जो सॉइल है उसके जो मिनरल्स हैं वो कम होते चले जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, जो सॉइल है, मिट्टी है, उसकी जो उर्वरक क्षमता है, उपजाऊ क्षमता है, वो कम हो जाएगी। और धीरे धीरे हमें क्या देखने को मिला कि जितनी पैदावार उस मिट्टी में पहले हो रही थी, अब उसमें उतनी पैदावार नहीं हो रही है, क्योंकि क्या होगा, वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो मिनरल्स हैं, पोषक तत्व हैं, उनकी वहाँ पे कमी हो गई है। तो यही रीजन है कि हम क्या करते हैं, एक फसल की कटाई के बाद हम वहाँ पे कुछ टाइम के लिए जो खेत हैं उन्हें छोड़ देते हैं। तो यही आंसर हमारे पास यहाँ पे आता है, आपने पढ़ा, plants require nutrients for their growth, without optimum nutrients plant will die. Continuous plantation of crop result in the depletion of certain nutrients like nitrogen, phosphorus, potassium, etc. This result in a decrease in yield due to loss of nutrients. Hence, there should be a gap between a crop in order to get a good yield. यही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। क्या बात की, हमने कहा कि पौधों को अपनी वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों के बिना पौधे मर जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब उन्हें पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, जैसे कि ये हम पे भी क्या होता है, लागू होता है, हमें न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और हमारी डेथ यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन हमने क्या बात की, हमने कहा फसलों के लगातार रोपण से कुछ पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि की कमी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों की कमी के कारण उपज में कमी आती है। इसीलिए अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए फसलों के बीच अंतराल होना चाहिए। हमें क्या है, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने कहा था किसी भी फसल को हम ग्रो करा रहे हैं तो उसके दो मेन एम है। क्या एम है, सबसे पहला हमें क्या चाहिए, क्वालिटी चाहिए और क्वांटिटी चाहिए। क्वालिटी का मतलब है कि हमें अच्छी फसल चाहिए, अच्छी किस्म की फसल चाहिए। लेकिन हमने कहा कि क्वांटिटी यानी कि जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, उसमें इंक्रीमेंट हो, हमें अधिक उत्पादन चाहिए और अच्छी किस्म चाहिए। तो अच्छे उत्पादन के लिए क्या होगा, अगर हम लगातार किसी फसल को बो रहे हैं तो अच्छा उत्पादन वहाँ पे नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या होता है कि लगातार किसी फसल को नहीं बोया जाता है और बीच में वहाँ पे गैप रखा जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिए। आपको जो समझ आया है आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एज इट इज अपने आंसर को लिखेंगे। ठीक है, सो क्लास हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को घर जाके रिवाइज करना है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।